नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, कक्षा 11 के लिए। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। ओके, लेक्चर नंबर 10 है। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 2 या 3 भागों में आप पूर्ण रूप से इसे विभाजित कर सकते हैं। एक जो भाग था, एक जो पार्ट था, वो था मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। और अब जो दूसरा भाग है वो है डीपीएसपी का, या जिसे हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ 2 भाग में ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। एक मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करता है। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, डीपीएसपी क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कौन से भारत के संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है, कितने अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। और फिर इसके बाद इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर्स और आएंगे, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है और उनमें क्या संबंध है, वो भी हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग एक ये जानेंगे कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले, उन 6 में से ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो कि फॉरेनर को भी अवेलेबल होते हैं, जो कि फॉरेनर को भी, बाकी अगर कोई बाहर से आता है उसको भी मिल जाते हैं। और फिर बात करेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35। एक वीडियो इसी के लिए लेकर के आएंगे, जिसमें आपका जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा इस बुक का या जो भी एक्स्ट्रा, वो अपन उस लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। पर आज के लिए हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले इसका इंग्लिश में मतलब देख लेते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, एक आपको शब्दों से जो टॉपिक की हेडिंग होती है उसी से काफी कुछ समझ में आ जाता है। जैसा कि लिखा हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका हूं। जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है वही क्या है, राज्य है। राज्य की पूरी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे राज्य किसकी, कोई राज्य की बात नहीं कर रहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे राज्य किसके लिए कहा गया, वो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ, वो अपन लोग पढ़ चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व। देखिए, अब यहाँ पे निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करिए। ठीक है, तो ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसीज भारत का संविधान सरकारों को बता रहा है कि भाई आप ऐसा करिए। सिर्फ निर्देशन दे रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। यहां पर कंपलसरी नहीं कर रहा कि आप यही करिए। जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों में भारत के संविधान ने यह कंपलसरी करा है सरकार पर कि मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को मिलने चाहिए। परंतु यहां पर क्या करा है, निर्देश दिया है कि भैया आप क्या करें, इनको मान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा आपको पढ़ाना ये मेरा जरूरी है, ये मेरा कंपलसरी है, मेरा दायित्व है। मैं आपको ये कहता हूं कि बच्चों पढ़ा करो, पढ़ोगे तो अच्छे पदों पे पहुंचोगे, अच्छी जगह पहुंचोगे। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि बेटा पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। मैं आपको रास्ते बता सकता हूं, ट्रिक्स बता सकता हूं। अब पढ़ना आपके हाथ में। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, और नहीं पढ़ते हैं तो अब आप अपना भविष्य खुद तय करेंगे। उसी प्रकार से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो यही बताते हैं कि अगर इन चीजों को भारत की सरकारें अपनाती है तो वो उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आइए तो शुरुआत से अब इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कहां पे मेंशन किया गया है। भाग 4 जो भारत के संविधान का है, उसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो बात करी गई है वो किसकी करी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की करी गई। आर्टिकल 36 to 51 किसकी बात करी गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की करी गई। ये कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में बना था। तो 1937 में जो आयरलैंड का संविधान बना है उससे हम लोगों ने क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और आयरलैंड ने जब संविधान बनाया था उन्होंने कहां से लिया था, स्पेन से लिया था, स्पेन के संविधान से लिया था। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान ने दूसरे संविधानों से लिया है, बाकी सभी देशों ने अलग अलग संविधानों से जो बेहतरीन चीजें हैं वो ली है। तो भारत ने ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए, आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे, स्पेन से लिए थे। और हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मेंशन है। अगर आप इसमें आर्टिकल 36 की बात करते हैं, जो सबसे पहला आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल वापस से क्या करता है, राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। फिर से यह समझा रहा है कि राज्य कौन है, और यहां पर वही राज्य है जो कि आर्टिकल 12 में था।
राज्य की परिभाषा को चेंज नहीं करा गया है, परंतु राज्य को यहां पर फिर से बताया गया है कि भैया राज्य है कौन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है, तो स्टेट है कौन, राज्य है कौन, वो फिर से आर्टिकल 36 में भारत का संविधान बताता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखिए। अब यहां पर यह बताया जा रहा है, सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि आप ये काम करिए। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जानेंगे कि आर्टिकल 37 से लेकर के आर्टिकल 51 तक कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में करे हुए हैं। ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41 पूरा हम लोग जानेंगे कि 51 तक कौन कौन से प्रावधान है वो सभी जानेंगे। और उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बाद में जोड़ी गई थी आर्टिकल 51A में, उस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, निर्देश दिए गए। अब थोड़ा सा अंतर आप मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में देखिए। फंडामेंटल राइट्स जो जोड़े गए हैं वो भाग 3 में जोड़े गए हैं और ये भाग 4 में जोड़े गए। ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है। यह आर्टिकल 12 to 35 है, यह आर्टिकल 36 to 51 है। ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चलता है। पर अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर सरकारों के लिए, राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि सभी लोगों को क्या मिले, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मिले। पर यह सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को पूरा करे, उनको माने और उसके हिसाब से काम करे। तो यह अनिवार्य नहीं है। यहां पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर अगर डीपीएसपी में से कोई सा भी ऐसा काम है जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, तो आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, सरकार ने ये काम नहीं करा है। तो यहां पर बिल्कुल भी इस बात की अलाउ नहीं है कि आप कोर्ट जाए और उसके लिए सरकार को दोषी ठहराए कि सरकार ने ये काम नहीं करा। क्यों ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि यहां पे बात हो रही सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की, यहां पे बात हो रही सिर्फ और सिर्फ निर्देशों की, कि डायरेक्शन दिया गया है कि भाई आप ऐसा करिए, अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो पार्टी है और आपकी जो सरकार है उसका देश में वर्चस्व बढ़ेगा और देश क्या है, विकास की ओर बढ़ेगा और देश के जो लोग हैं उनका कल्याण होगा। डीपीएसपी जोड़ने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है वो सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण रहा है, कि समाज का क्या होना हो, भला होना। क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जो जिससे क्या हो सके कि देश का भला हो सके, देश का कल्याण हो सके। ये बातें डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ी गई है। अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहीं ना कहीं विचारधारा की बात करता है। ठीक है, अलग अलग विचारों को जोड़ा गया है कि जिन विचारों से हम लोग क्या कर सके, आगे बढ़ सकते हो। उन विचारों को लेकर के देश जब काम करेगा तो उन विचारों के साथ देश आगे बढ़ सकता हो। तो जब नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए तो 3 विचार इसमें जोड़े गए। पहले है समाजवादी विचार। तो कुछ अनुच्छेद आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो समाजवादी विचारधारा को दर्शाते हो। फिर अगर आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत की आजादी के पूरे आंदोलन में एक सबसे मेन लीडर, एक सबसे मेन हीरो भारत की आजादी के, वो थे महात्मा गांधी जी। परंतु जब संविधान का निर्माण हो रहा है तो महात्मा गांधी जी संविधान सभा में नहीं है। परंतु संविधान सभा में महात्मा गांधी जी नहीं थे, पर उनके विचार थे। और जब विचार थे तो यह कहा गया कि जो संविधान बनाया जाएगा वो गांधी जी के विचारों के अनुसार ही बनाया जाएगा। और पूरे संविधान में गांधी जी की विचारधारा तो देखने को मिलेगी। तो परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विशेष करके गांधीवादी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। गांधीवादी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। तो समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उसके साथ उदार जो विचारधारा है, भाई कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां पे लिबरल होकर के, समाजवाद, पूंजीवाद आप लोग पढ़ चुके होंगे लास्ट की क्लासेस में। मैंने भी आपको जब सोवियत संघ वाला पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे समाजवाद और उदारवाद के भी विचार लिए गए हैं और गांधी जी के भी जो विचार हैं वो इन तीनों के विचारों से मिक्सअप करा गया है, मिक्सअप बनाया गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें बात करेंगे, जब हम बात करेंगे, हम पंचायती राज की बात करेंगे कि भाई पंचायती राज इसमें जोड़ा गया है जिससे कि सभी जो है तीसरे स्तर पे सरकारें बननी चाहिए, गांव में सरकारें बननी चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक मुख्यतः ये बातें करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके काम आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर चुका हूं। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहा जाएगा न्यायालय द्वारा लागू करवाना। न्यायालय द्वारा लागू करवाने का, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहेंगे सर लागू करवाने का जो काम है वो तो कार्यपालिका का है, आप आज न्यायपालिका कैसे कह रहे हैं? तो बात ऐसी है बेटा, यहाँ पे लागू करवाने का मतलब ये होता है कि उसको
चेक करना और उस पर देखना कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा, वो काम क्या होता है, न्यायपालिका का होता है। जैसे कि जब मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, अब वो काम नहीं, मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसको सही करने का काम जो किसने करा है, वो न्यायपालिका ने करा है। परंतु यहां पर जब आप डीपीएसपी में आते हैं तो हम डीपीएसपी में देखते हैं कि न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि वो डीपीएसपी को लागू कराए या डीपीएसपी के लिए बोले सरकार को कि आपने ये काम क्यों नहीं करा है। तो डीपीएसपी में सरकारें फुल्ली आजाद है, अगर वो करना चाहे तो करे और नहीं करना चाहती है तो बिल्कुल भी ना करे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अब जो हमारे संविधान निर्माता ये सभी क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों से होकर के गुजरे हैं। ओके, इन सभी को क्या है, पता था कि भारत की क्या स्थिति है, और ज्यादा स्थिति जब खराब हो जाती है जब भारत का विभाजन हो जाता है। तो भारत के जो संविधान के निर्माता है उनको यह पता था कि भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब चुनौतियों का मतलब क्या है, चुनौतियों को अगर हम कहते हैं तो इंग्लिश में इनकी बात आती है चैलेंजेस। क्या है, चैलेंजेस। तो चुनौतियां या चैलेंजेस, और जब चुनौतियों की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक प्रकार की समस्या है। ओके, पर ये वो समस्या है जिनका हम सामना करके हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, हम उनसे जीत सकते हैं, उन्हें हम चुनौती कहते हैं। जैसे कि मैं एक आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप 11th में 90 प्लस स्कोर करिए, या आप नेक्स्ट सेक्शन 12th में 90 प्लस स्कोर करिएगा, ये मैंने आपको चैलेंज दिया है। हाँ, ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ज्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा तो है नहीं कि आ नहीं सकते, 100% आ सकते हैं। 100% आप 90 प्लस को क्रॉस कर सकते हैं। पर क्या था, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसको आपने खूब मेहनत करके क्या ओवरकम कर लिया। तो चुनौतियां या चैलेंजेस वही समस्याओं का नाम है जिन्हें आप ओवरकम कर सकते हो। तो भारत के संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप कक्षा 12th में पढ़ेंगे कि 3 जो मुख्य चुनौतियां उस समय रहती है आजादी के बाद, एक तो एकता की रहती है कि सबको, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके रखना, सबको एक रखना। दूसरा, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू करना। और तीसरी जो व्यवस्था है, भारत में विकास करना। विकास किसका, सभी का, सभी वर्गों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और उन सभी वर्गों का जब विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। और इसके अलावा भी काफी अन्य चुनौतियां भारत के सामने उस समय थी, परंतु ये उस समय मुख्यतः जो 3 चुनौतियां थी वो 3 चुनौतियां यही थी। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो मैंने आपको क्या कहा कि डीपीएसपी का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है सबका कल्याण, सबका भला होना चाहिए। ठीक है, अब लोगों का भला करने के लिए पहले ही संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार डाल दिए, पर ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, मतलब अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को कहें, ये कुछ ऐसे और अधिकार हैं जो कि होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा में एक महापुरुष कहते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं कि अगर इन पे सरकारें काम करती हैं तो सरकारें आने वाले समय में फिर से चुनाव जीत करके आ सकती हैं। मतलब ये ऐसी बातें हैं, अगर आप इन पे काम करोगे तो एक पार्टी के पक्ष में भी अगर आप देखते हैं तो पार्टी के लिए भी वो बेहतरीन काम है, और अगर आप देश के हिसाब से देखते हैं तो देश का भी इससे विकास होगा, और अगर आप समाज के हिसाब से देखते हैं तो इससे क्या होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण करना। परंतु यहां पर बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया, बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया, सरकार को बाध्य नहीं करा गया है कि नहीं आप ये डीपीएसपी में जो 36 से 51 बातें लिखी हुई हैं इन बातों को पूरा कंप्लीट करिए जैसे कि मौलिक अधिकार को कर रहे हैं। यहां पर सरकार को बाध्य नहीं बनाया गया, फ्री छोड़ दिया गया, फ्री छोड़ दिया गया। करना है तो करिए, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग आपको कहते हैं कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, पर हमने आपके लिए बिल्कुल ऐसा बाउंडेशन तो कर ही नहीं दी कि घर पे आकर के चेक करें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले के माता पिता बच्चों को बिठा करके दे चाटे लेकर के बैठा करते थे, पढ़, तो वो वाला सीन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब तो आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, बट डायरेक्शन देना, समझाना, ये माता पिता की और गुरुजनों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने सरकार को बाध्यकारी नहीं करा कि आप बाउंडेशन में नहीं है कि आप उनको माने ही, नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं। तो अब देखो, ये जितना उन समस्याओं को हमारे महापुरुष समझ पा रहे थे, शायद उतना हम नहीं समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने उन समस्याओं को समझा और उन समस्याओं के समाधान के लिए, उन सॉल्यूशंस के लिए उनको ये बात पता थी कि कुछ नीतिगत निर्देश बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे डायरेक्शंस जो किस पे बेस हो, कुछ पॉलिसियों पे बेस हो, कुछ नीतियां होनी चाहिए।
ऐसी कुछ नीतियां हम ही बना करके देके चले जाए और वो डायरेक्शन में डाल जाते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो उन समस्याओं से आपको इजीली क्या मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। ओके, जैसे कि बहुत सी बार जब आप लोग जनवरी फरवरी में आओगे, अभी 11th में तो फिर भी इतना लोड नहीं है, आपने 10th बोर्ड दिया होगा, आप 12th बोर्ड इन फ्यूचर दोगे तो अभी तो इतना लोड नहीं है। आप जनवरी फरवरी में आकर के सर मेरा ये कितना कोर्स छूट गया है, सर ऐसा छूट गया है, मैं कैसे कंप्लीट करूं, सर मैं बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। तो उन सवालों के जवाब हम लोग देते हैं कि भाई आप ऐसा करो। अब हम डायरेक्शन ही दे रहे हैं उस समय भी हमने आपको डायरेक्शन ही दिया। अगर आप उनको मानते हैं तो आपकी समस्या का जो समाधान है वो बहुत जल्द निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। तो अब इसके साथ उन्होंने क्या करा है कि सरकारों के लिए इस नीतियों को बाध्यकारी भी नहीं बनाया। नीतियां जोड़ी है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश बहुत जरूरी है, पर उन नीतिगत निर्देशों को बाध्यकारी नहीं बनाया। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं बनाया है कि भाई आप इनको माने ही और इनको लागू करवाए। लागू नहीं करवाएंगे तो जैसे कि मौलिक अधिकार के मामले में जनता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रही है, वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप करें तो भी अच्छा और ना करें तो भी। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। तो संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का जो कुछ डायरेक्शन के पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को जोड़ा गया। समावेश का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन, उनको जोड़ा गया, परंतु उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं है। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, भाग 3 और भाग 4 में अगर सबसे बड़ा अंतर है तो वो सबसे बड़ा अंतर यही है। सबसे बड़ा अंतर अगर है तो वो यही है कि भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उनको न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लागू करवाता है, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो उनको लागू कराए। ठीक है, उन पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते। मान लीजिए 37 से 51 में कोई बात ऐसी लिखी हुई है और उसके लिए आप कहते हैं कि सरकार ने ये काम नहीं करा, हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो साफ साफ संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है कि सरकार यही काम करे, और इसके लिए आप कोर्ट न्यायालय भी नहीं जा सकते। तो भाग 3 और भाग 4 में सबसे बड़ा जो मुख्य अंतर है बस वो यही आपको देखने को मिलेगा। अब न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ने किसी निर्देश को, किसी डायरेक्शन को अगर लागू नहीं करा है तो हम न्यायालय में जाकर के मांग नहीं कर सकते कि सरकार उसे क्या करे, लागू करवाने के आदेश दे। मतलब न्यायपालिका उसको, सरकार को आदेश दे कि भाई आप क्या करें, इनको लागू करवाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे भाग 3 के, ओके, तो उसमें हमने किसकी कहानी पढ़ी थी, हमने 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे उनकी कहानी पढ़ी थी। ओके, अब उसमें क्या हो रहा था, जो मजदूर थे उन मजदूरों का शोषण हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था। भाई मजदूरों से कम दाम पे काम करवाया जा रहा था, ज्यादा देर तक काम करवाया जा रहा था। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो एक समाज वैज्ञानिकों की पूरी टीम है उन्होंने क्या करी, जनहित याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, सरकार को आदेश दिया है कि भाई आप क्या करें, उन सभी मजदूरों को जितनी तयशुदा उनकी मजदूरी है, जितनी मजदूरी उनकी बनती है उनकी मजदूरी दे, और जो कार्य परिस्थितियां हैं वो कार्य परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये आदेश सरकार को दे दिया। पर ये आदेश क्यों दिया, क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, यहां पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। परंतु अगर डीपीएसपी में कोई ऐसी बात लिखी हो, अगर नहीं मान रही है सरकार, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसकी मांग नहीं कर सकते कोर्ट जाकर के। कहें आप कोर्ट को कि सरकार को बोलिए ये चीज जारी करे या इसके लिए आदेश आप सरकार को दे, न्यायालय बिल्कुल भी आदेश नहीं देगा। यहां तक कि कोर्ट आपका केस भी नहीं लेगा इस मुद्दे पर कि भाई आप डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह बात ध्यान दीजिएगा, वाद योग्य नहीं। कभी कभार ये पूछ भी लिया जाता है कि वाद योग्य मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन जस्टिसिएबल। क्या कहा जाता है, नॉन जस्टिसिएबल। देखिए, जस्टिस जो देने का काम है, जो न्याय देने का काम है, वो किसका है, न्यायालय का है।
और अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा। पर ये कैसे है? नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आपको न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, तो वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इनके लिए न्यायालय कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो यह संविधान का वो हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। सरकार, न्यायपालिका सरकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती, न्यायपालिका सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पर इसके बावजूद भी देखिएगा, सरकारों ने बहुत सी बार ऐसी कोशिश करी है जिससे कि क्या हो कि जो डीपीएसपी के जो नियम हैं, उन डीपीएसपी के नियमों को क्या करा जाए? लागू करा जाए। ठीक है, डीपीएसपी के नियमों को लागू करा जाए। जैसे कि आप बात करिए पंचायती राज की, ठीक है, तो पंचायती राज की बात है तो पंचायती राज 1992 से फिर पूरे भारत में पंचायती राज को लागू कराई गया है। ठीक है, तो सरकारों ने काफी काम ऐसे करे हैं। समाज कल्याण की बात डीपीएसपी में करी जाती है, तो समाज कल्याण के लिए सरकार बहुत से ऐसे काम कर रही है। ठीक है, तो फिर भी न्यायपालिका उन पर दबाव नहीं बना रहा, फिर भी सरकार खुद अपने हिसाब से कर रही है कि हाँ हाँ होना चाहिए। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। अब संविधान निर्माताओं ने क्या बोला है कि हम सरकार को बाध्यकारी नहीं बना रहे कि भाई सरकार करे, और ना लोग उसको बाध्यकारी बनाएंगे कि भाई वो कोर्ट में जाकर के सरकार को आदेश दिलाना नहीं कर सकते। पर क्या होगा, जो इसके पीछे नैतिक शक्ति है, जो मोरल पावर है, भाई हमने जो डीपीएसपी जोड़े हैं, ठीक है, और इनमें जो मोरल शक्ति है, मोरल पावर जो क्या है? समाज का कल्याण। ठीक है, ये जो समाज का कल्याण जो है, और देखिए आप समाज का भला करेंगे, समाज का अच्छा करेंगे, लोगों को अच्छा करेंगे, तभी तो आप वापस से चुनाव जीत करके आएंगे। तो ये जो समाज कल्याण की जो भावना है, जो मोरल पावर डीपीएसपी के पीछे छुपी हुई है, वो जो मोरल पावर है ना, वही क्या करेगी? सरकार को बाध्य करेगी कि नहीं नहीं ये काम तो होना चाहिए। ओके, ये काम तो होना ही चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को क्यों गंभीरता से लेंगी सरकार? क्योंकि नैतिक शक्ति है, उनमें कुछ मोरल पावर्स छुपी हुई है। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। देखिए, अब जनता जिम्मेदारी कैसे डालेगी? जनता जिम्मेदारी डालने का मतलब यह है कि मान लीजिए जनता कोई ऐसी बात की डिमांड कर रही है जो डीपीएसपी में लिखी हुई, जनता चाहती है कि ऐसा काम हो, पर सरकार को भी पता है कि हम लोग कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे, और ना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी समस्या आ रही। जनता कोर्ट नहीं जा रही, जनता कोर्ट नहीं जा रही, बस वो आंदोलन कर रही है, लोगों से नेताओं से निवेदन कर रही है कि ये काम होना चाहिए। तो अब जब जनता, मान लीजिए कि टोटल एक देश में 100 लोग रहते हैं, ओके, अब 100 में से 90 लोग कोई बात बोले कि नहीं नहीं ये तो काम होना ही चाहिए। अगर दो पार्टियां, एक्स पार्टी और वाई पार्टी, अगर पहले एक्स पार्टी को बोलेंगे एक्स पार्टी कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, एक्स नहीं करेगी तो वाई को बोलेंगे ये कर दो, और जिसने ये काम कर दिए वही क्या होगा? सरकार में आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे तत्व भी हैं, ऐसे फैक्टर्स भी हैं, अगर जनता उन्हें जानती है और नेता अगर उन्हें जानते हैं तो ये नेताओं को सरकार में लाने वाला एक सबसे बड़ा, एक मतलब आप मान सकते हैं मूल मंत्र संविधान ने उन नेताओं को दिया है कि भाई आप इन पे काम करें और आप आराम से सरकार में आकर के सरकार को चला सकते हैं। तो जनता क्या करेगी? लागू कराने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। जो भविष्य में जो सरकारें आएंगी उन सरकारों पर जिम्मेदारी जनता ही डालेगी। संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशों की उस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो संविधान ने एक ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसियों की एक सूची रखी, डायरेक्शन सूची रखी कि भाई आप ये करना, ठीक है, और उसी को हमने क्या कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, राज्य के मतलब उन सरकारों के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब सवाल आता है नीति निर्देशक तत्व है क्या? नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो हमें एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। जैसे कि जो जानवरों को मारा जाता है वो जानवरों को मारना बंद होना चाहिए। ये हमें मानव समाज में ये जो बातें नहीं करनी, भाई ऐसा हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को बचाना चाहिए, ये बात है। ठीक है, पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो वो एक समाज के रूप में हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो नागरिकों को क्या हो? मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, तो वो भी नीति निर्देशक तत्व में है। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और ये ऐसी पॉलिसियां हैं जिन्हें सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि ये पार्टियों को सरकार में पहुंचाने तक का भी एक जरिया है।
अगर आप उनके अनुसार काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्या होंगे, सत्ता में पहुंच जाओगे। तो वह ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसियां हैं जो सरकार स्वीकार करे, उन पे काम करे और फिर से वो चुनाव जीत करके जनता के बीच में काम कर सकती है। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। जब आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो भारत की कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसा भारत होना चाहिए, एक ऐसा भारत होना चाहिए, एक ऐसा भारत होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा सीन है जैसे कि आप अपने माता पिता के पास बैठे हैं और आपके माता पिता आपको बचपन से कहते हैं, बेटा तू कभी डॉक्टर बनेगा, ठीक है, फिर या मान लो कलेक्टर मान लेते, तू कभी कलेक्टर बनेगा बेटा, तेरा बड़ा सा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा होगा, ये होगा। मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य, आपको भविष्य दिखा रहे हैं। उस भविष्य के लिए क्या करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अब अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको वैसा जीवन मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप, भारत की सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार काम करती है तो जो एक श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना जो भारत के संविधान निर्माताओं ने करी है वो भारत हमें देखने को मिल जाए। अब सरकारों ने बहुत से काम करे भी हैं जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखे हुए हैं। देखिए, समाज की भलाई के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर के जमींदारी व्यवस्था को खत्म करा, जमीनों को बराबर लोगों में बांटने का काम करा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो प्राइवेट बैंक थे उनको भी क्या है, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। मुख्यतः ये काम 1969 में हुआ, इंदिरा गांधी जी के समय, जब 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज्ड कर दिया गया। कई फैक्ट्री अधिनियम लेकर के आए, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कि भाई कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको मजदूर को देनी होगी। कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो घरों में ही चल रही हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री ना हो। और लघु उद्योग क्या होता है, जो कि छोटे उद्योग हो, ठीक है, चाहे वो छोटे से लेवल पे चल रहे हो। तो इनकी देखिए, लघु उद्योगों की, इनकी बड़े उद्योगों की भी एक क्या है, लिमिट है। जैसे कि आप 1 करोड़ तक खर्चा करते हैं, 1 करोड़ तक आप निवेश कर रहे हैं तो लघु उद्योग है, उससे ज्यादा कर रहे हैं तो वो बड़े उद्योग है। इसकी एग्जैक्ट मुझे लिमिट याद नहीं है, अभी पता नहीं कि 1 करोड़ है या 5 करोड़ है, सरकार बढ़ाती रहती है समय के साथ कि भाई अगर 1 करोड़ तक आप खर्चा कर रहे हैं, 1 करोड़ तक आप निवेश कर रहे हैं तो आप लघु उद्योग में हैं, और अगर 1 करोड़ से आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो आप बड़े उद्योगों में हैं। तो लघु उद्योगों का प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नयन मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके भले के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं सरकार ने करी है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्वों को ही लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, किसमें, 21A में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। अब आप कमेंट बॉक्स में आज ये बताइएगा कौन से साल में जोड़ा गया था, मैं आपको ये बात बता चुका हूं, और कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको जोड़ा गया। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई 1992 में। रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, काफी बार सरकारें आपको रोजगार देने, जैसे नरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना, जो मिड डे मील, सरकारी स्कूलों में क्या है, मिड डे मील मिलता है, जब दोपहर में जाते हैं तो आपको भोजन भी मिलता है, ठीक है। ऐसी योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई गई है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 36 to 51 जो अनुच्छेद हैं जिनमें राज्य नीति निर्देशक तत्व के कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से के लिए सरकारों ने काम करा है वो भी जानेंगे, और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में संबंध जानेंगे और मौलिक कर्तव्यों की हम चर्चा करेंगे। अब इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स और बनेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।